वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में अपनी नॉर्थ डायनेस्टीज़ ख़त्म की थी, तो आज हम इस वीडियो में साउथ इंडियन डायनेस्टीज स्टार्ट करेंगे। हमने नॉर्थ वाला हिस्सा यानी कि भारत का उत्तरी भाग के जितने भी वंश हमने पढ़े थे, जितनी भी डायनेस्टी हमने पढ़ी थी, वो कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने प्रतिहार गुज्जर वंश भी पढ़ा था और साथ में पाल डायनेस्टी भी पढ़ी थी। उसके बाद ही हमने चौहान डायनेस्टी, गहरवाल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी और बुंदेलखंड, चालुक्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी जो हमने पढ़ी थी, और परमार डायनेस्टी, और ना जाने कितनी डायनेस्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स अपनी जो साउथ डायनेस्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे भारत का दक्षिणी भाग, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके साउथ पोर्शन में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, आइए ज़रा जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में दो ही डायनेस्टीज़ का जिक्र किया हुआ है। पहली है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और सेकंड है चोल डायनेस्टी। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट्स नॉर्थ डायनेस्टीज़ का ज़्यादा पार्ट नहीं दिया हुआ, बट जो जितना भी सफिशिएंट है वो सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स, आइए अपने स्टार्ट करते हैं। तो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ में सबसे पहली हमारी डायनेस्टीज़ है प्यारे बच्चों, वो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश कहने का मतलब वही जो तीसरी पावर जो निकल कर आई थी, उभर कर आई थी, जब हम पढ़ रहे थे ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल फॉर कन्नौज या ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए। क्योंकि वो सारी लड़ाइयाँ जो ये वंश लड़ रहे थे वो किसको हासिल करने के लिए कर रहे थे, वो हमारे कन्नौज को हासिल करने के लिए कर रहे थे, उस पर जीत हासिल करने के लिए कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले इसकी डायनेस्टीज़ की बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है ये करीब ऑलमोस्ट 8th सेंचुरी में उभर कर आया, और इस 8th सेंचुरी में उभर कर आने का लगभग ये हुआ कि हमारा 700 से लेकर 800 एडी चलेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 8th सेंचुरी, प्यारे बच्चों 8th सेंचुरी का मतलब है जब हमारा ईयर 700 चल रहा था और 800 तक चल रहा था, उसके बीच में ही इसी नए वंश का जन्म हुआ। अब इसके फाउंडर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके फाउंडर जो संस्थापक हैं, जिस इंसान ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, उस इंसान का नाम था दंती दुर्ग, या जिसको दंती वर्मन भी कहा जाता है। इस डायनेस्टी की शुरुआत, इस वंश की जो शुरुआत थी वो आपको 752 एडी में दिखाई दी, यानी कि 752 ईस्वी में इस वंश का जन्म हुआ। और इसके संस्थापक, इसके जन्मदाता वो थे दंती दुर्ग। अब सेकंड बात ये आती है कि इन्होंने इस डायनेस्टीज़ को फाउंड करा, बट स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी नया वंश निकल कर आता है तो वो पुराने वंश को हरा कर आता है, पुराने वंश को ख़त्म करके आता है। ख़त्म करने का मतलब उससे लड़ाई करेगा, तभी हमारे भारत में नया वंश आएगा, नए राजा राज करेंगे, नए रूलर्स आएंगे हमारे देश में। तो बस अब ये डायनेस्टी फाउंड हुई तो जाहिर सी बात है किसको हरा के आई होगी, ये स्टूडेंट्स आपको हरा के आई थी। ये जो डायनेस्टीज है, ही फाउंडेड दिस डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग चालुक्य रूलर नेम कीर्तिवर्मन। अब ये चालुक्य रूलर जो था कीर्तिवर्मन, ये बादामी वाला एरिया है, क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी भी हमने इसमें उसको हराकर, कीर्तिवर्मन को हराकर ये नई डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉर्म की। स्टूडेंट्स, अब दंती दुर्ग के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो उसी के चाचा, जिनका नाम था कृष्ण फर्स्ट या कृष्ण प्रथम, ये नए रूलर आए। और इनके क्या मेन काम थे, इनके लिए क्या अचीवमेंट था कि इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी जो बादामी की थी उसको ख़त्म कर दिया। कह सकते हैं इसमें जो ग्रेटेस्ट रूलर जो हमें देखने को मिला, ग्रेट रूलर सबसे पहले इसमें जो आए हैं वो, क्योंकि इन्होंने बादामी रूलर चालुक्य डायनेस्टी के कीर्तिवर्मन को हराया था, तो बस यही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि इससे पहले जिस वंश का ये नाश करके आए थे उस वंश का नाम चालुक्य वंश कहा जाता है, जो कि बादामी वाले एरिया में
पाई गई थी। बादामी का एरिया मतलब साउथ पोर्शन में, साउथ स्टेट्स में हमारे। अब एक और बात, इसी के टाइम पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो आपने नाम सुना होगा एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। तो एलोरा की गुफाएं इन्हीं के टाइम पर ही बनी थी। राष्ट्रकूट वंश जब हमारा चल रहा था, और एलोरा की गुफाओं को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे विशालतम गुफा मंदिर है। यानी कि ये जो मंदिर जो बना हुआ है, ये जो टेम्पल जो बना हुआ है, वो सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। और ये टेम्पल को हम कैलाश टेम्पल कहते हैं। और ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा केव टेम्पल है, गुफा मंदिर। क्योंकि मंदिर ये लैंड से नीचे बना हुआ है, और हमें पता है गुफाएं हमारे धरती के सरफेस से नीचे बनी हुई हैं। एलोरा की गुफाएं आपको देख सकते हैं। अब इसके बाद ही नेक्स्ट रूलर जो उभर कर आए, इसमें ग्रेट रूलर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेट रूलर हमें देखने को मिले ध्रुव। आपने नाम सुना होगा, याद आया ध्रुव से। ध्रुव ने ही क्या है, सबसे पहले जब लड़ाई हुई थी, क्योंकि आपने सुना होगा जब हम ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज पढ़ रहे थे, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को हासिल करने के लिए, तो उसमें प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा के ध्रुव डायनेस्टी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें राष्ट्रकूटा की जीत हुई। तो बस यहीं पर ही वही जो राजा का नाम दिया हुआ है इसमें ध्रुव, इसी के ही टाइम पर इन हिज रूलिंग पीरियड द ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज वॉज स्टार्टेड। जब ध्रुव शासक था, जब ध्रुव राजा था राष्ट्रकूट वंश का, तो इसी के टाइम पर ही ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज स्टार्ट हुआ। आइए अब जरा देखें, ध्रुव डिफीटेड वत्सराज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। जैसे मैं बता चुका हूँ, ध्रुव ने प्रतिहार डायनेस्टी के वत्सराज को हराया, क्योंकि प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार वंश में उस टाइम पर वत्सराज राज कर रहे थे, और ध्रुव ने उनको लड़ाई में हरा दिया। और उसके साथ ही धर्मपाल, जो कि पाल डायनेस्टी के ग्रेट रूलर थे, उनको भी इस ध्रुव ने हरा दिया। आइए नेक्स्ट जरा मूव करते हैं। इसी के ही बेटे, आगे जाके नए रूलर आए, इसी के बेटे का नाम था, इसी का पुत्र, जिसका नाम था गोविंद थर्ड या गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो था हमारे ध्रुव का बेटा था। और उसके बाद ही उसका एक और बेटा अगोमवर्ष भी निकला। उसके बेटे ने, गौर करने वाली बात यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि उसका बेटा अमोघवर्ष ने एक टेक्स्ट लिखा जिसको कविराज मार्ग के नाम से जाना जाता है। एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी जिसको कविराज नाम के नाम से, मार्ग से नाम से जाना जाता है। आइए इसके कुछ और ग्रेटेस्ट रूलर्स की स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। आगे जाकर स्टूडेंट्स इसी वंश में, राष्ट्रकूट वंश में, दो ग्रेटेस्ट रूलर, दो महानतम शासक निकल कर आए, जिनका नाम था, पहले शासक जो थे, पहले रूलर इंद्र थर्ड, इंद्र तृतीय, और उसके बाद ही कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड ग्रेटेस्ट रूलर निकल कर आए। स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट रूलर का मतलब इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होंगे समाज के लिए, समाज को खुश रखा होगा, क्योंकि एक राजा की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा को खुश रखना, सुखी रखना। और इसी के ही टाइम पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वो भी इसी के टाइम पर ही बनाई गई। तो बस पाई जाती हैं, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल देती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, क्योंकि ये यूनेस्को जो है वो हर साल जो वर्ल्ड नेचुरल साइट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। ये हमारे दुनिया की धरोहर है, विरासत है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बचाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही
हमारे देश की पहचान बनती है और एलिफेंटा की गुफाएं हमारे राष्ट्रकूट वंश के टाइम पर बनी देखने को मिलती है। एक लास्ट रूलर की बात करते हैं बच्चे। इसमें लास्ट रूलर जो रह चुके हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वो थे कर्क तृतीय। इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सबसे लास्ट और सबसे आखिरी शासक, आखिरी राजा कर्क थर्ड रह चुके हैं।